नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एलडीसी एग्जाम्स को लेकर के हम जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसको चलाया जा रहा है और लगातार आपके वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं हिस्ट्री से। तो हमने एक पूरी की पूरी सीरीज पूरी कर दी है प्रतिहार वंश की, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था गुहिल वंश मेवाड़ का, और उसका भी हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। और हमने लगातार कुछ शुरुआत के राजाओं के नाम भी देख लिए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और महत्वपूर्ण जो राजा है जिसका नाम है बप्पा रावल या काल भोज, वहां से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले की क्लास आप देख लीजिएगा, लगातार कंटिन्यूटी में आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किसकी। सबसे पहले एक शासक के रूप में आपको याद रखना है, बात करेंगे जिसको इतिहास में काल भोज या फिर बप्पा रावल के रूप में माना जाता है। बप्पा रावल, मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान नहीं भारत विश्व के स्वर्णिम अक्षरों के रूप में जाना जाता है। उसका महत्वपूर्ण शासक है कौन सा? काल भोज। तो काल भोज की जानकारी का स्रोत सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि काल भोज जो था कौन था। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, आप जब भी काल भोज की बात आए तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, एक आपको याद रखना है, एक शासक हुए आबू के। आबू के एक शासक थे जिनका नाम था समर सिंह। ठीक है, उस आबू के जो शासक थे समर सिंह, उनके समय की एक प्रशस्ति मिली है। और उस प्रशस्ति के अंदर क्या मिला है? उस प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि जो राजा हुए थे महेंद्र। महेंद्र कौन थे? काल भोज से पहले जो मेवाड़ के शासक के रूप में आपको पता है कौन थे? महेंद्र। महेंद्र से अपराजित, अपराजित से पहले आपको पता है शिलादित्य, और उसके बाद महेंद्र, नागादित्य, और शुरुआत हम कर रहे थे किसके बारे में? गुहिल के बारे में। उन सब की जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है एक आबू के सो शासक थे समर सिंह, उनके समय की एक प्रशस्ति मिलती है। और उसमें जानकारी मिलती है कि महेंद्र का जो पुत्र था, महेंद्र का जो पुत्र है उसका नाम है क्या? काल भोज। ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा किसके बारे में? आबू के जो शासक हुआ करते हैं, ध्यान रखिएगा समर सिंह। समर सिंह के समय आपको ये जानकारी मिलती है कि समर सिंह के समय की एक प्रशस्ति मिलती है। उसमें जानकारी मिलती है कि महेंद्र का पुत्र था जिसका पूरा नाम इस समय मिला है, इस तरीके से लिखा हुआ मिला है, नीतिमान कालभोज उनके पुत्र के रूप में जाना जाता है। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा कि महेंद्र कौन हो गए? पिता के रूप में हो गए। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी, ये तो मिल गया, ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। दूसरी, अब दूसरी जानकारी ये है कि मूल रूप से जिसको आप पढ़ रहे हो कालभोज को, आखिर ये कालभोज है कौन? कालभोज कौन है? इसको लेकर भी अलग अलग लोगों के विचार होते हैं। मैंने आपको फिर कहा है, कुछ भारतीय हिस्टोरियंस हैं जो ये कहते हैं कालभोज तो नाम था, बप्पा रावल उपाधि थी। कुछ कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग थे। कुछ ये कहते हैं कि बप्पा रावल के रूप में इतिहास में महान शासक हुआ है। तो अलग अलग विवाद हैं दोनों के नाम को लेकर। लेकिन मूल रूप से आपको याद रखना है कि जब कालभोज या बप्पा रावल के बारे में पूछा जाए तो दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। एक तो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है, और दूसरी प्रशस्ति है जिसका नाम है, आपको सभी को पता होगा, कुंभा के समय, किसके समय? कुंभा के समय एक दूसरी प्रशस्ति देखने को मिलती है जिसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति, इन दो प्रशस्तियों से जानकारी मिलती है किसके बारे में? कालभोज के बारे में। तो पहले बात करें कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभा की प्रशस्ति लिखी गई है कुंभा के समकालीन लगभग 1460 ईस्वी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक शब्द मिला है विप्र, ध्यान रखिएगा, एक शब्द देखने को मिलता है विप्र। और ये कहते हैं जो विप्र शब्द है ये कहीं ना कहीं कालभोज के लिए प्रयोग में लिया गया। ठीक है,
तो कालभोज के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया किस स्थिति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कौन सा शब्द? विप्र। एक चीज तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात करें रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में दो जानकारी आपको देखने को मिलती है। एक तो ये कहता है कि जो कालभोज है, कालभोज और बप्पा रावल, इन दोनों को कहता है कि ये दोनों अलग अलग थे। दोनों अलग अलग थे, इसको ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, एक चीज तो ये आपको इतिहास में पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या मिलती है कि कालभोज या बप्पा रावल, ये तो कह रहा है दोनों अलग अलग थे। तो कुछ ऐसे इतिहासकार भी होते हैं जो ये कहते हैं कि दोनों अलग अलग तो थे, एक मूल नाम था और एक टाइटल था। जैसे आपने नाम सुना होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब गोहीचंद हीराचंद ओझा क्या कहते हैं? तो जीएच ओझा ये कहते हैं कि ये जो कालभोज है, वो कहते हैं मूल नाम कालभोज है, मूल नाम कालभोज। और दूसरा कहते हैं कि ये जो बप्पा रावल है, कहते हैं इनकी उपाधि का नाम था बप्पा रावल। तो एक जानकारी आपको गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी जानकारी आपको क्या मिलती है? श्यामल दास जो हैं, आपको पता होगा श्यामल दास, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, आपको पता ही है, वीर विनोद। वो भी ये कहते हैं कि जो बप्पा रावल है, एक तरीके से उन्होंने कहा बप्पा रावल जो है एक तरह का खिताब, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं टाइटल के तौर पर मानते हैं किसको? बप्पा रावल को। तो जहां से अपने ने पढ़ा तो इन चीज निकल करके आई कि मूल नाम कालभोज था और बप्पा रावल को टाइटल के रूप में जाना जाता। एक जानकारी ये मिलती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट जानकारी और आपको याद रखनी है, वो क्या है उसको देखिएगा कि ये जो आपके रणकपुर प्रशस्ति है, इस रणकपुर प्रशस्ति में एक जानकारी और देखने को मिलती है। वो जानकारी क्या मिलती है? वो कहते हैं कि जो बप्पा था, बप्पा रावल, कहते हैं बप्पा रावल का पुत्र था कौन? गोहिल। बप्पा रावल के पुत्र के रूप में गोहिल, या कालभोज के पुत्र के रूप में गोहिल को मान रहे कौन सी? रणकपुर प्रशस्ति। जबकि आपको पता ही है गोहिल या गोहिल द्वितीय कौन था? वो व्यक्ति था जिसने कहीं ना कहीं गोहिल वंश की नींव रखी थी। जबकि ये प्रशस्ति क्या कह रही है कि जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, कालभोज या बप्पा रावल, कहते हैं कि इसका पुत्र था कौन? गोहिल। इसका मतलब गोहिल कहीं ना कहीं इसके बाद में आया। जबकि आपको ये जानकारी मिलती है कि गोहिल प्रारंभिक पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों से डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसके अलावा जानकारी और कालभोज के बारे में क्या मिलती है? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक प्रशस्ति है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। अगर आपको याद हो तो, अगर आपने कभी पढ़ा है इतिहास को, तो राज प्रशस्ति के बारे में कहा जाता विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। 25 बड़े बड़े शिलालेखों के ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया और इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इसका नाम है राज प्रशस्ति, यानी कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख या अभिलेख, क्योंकि पत्थरों पर लिखा गया। तो कहते हैं राज प्रशस्ति जो लिखी गई है उसमें यह जानकारी मिलती है कि 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके, मान मौर्य को पराजित करके बप्पा रावल, या जिसको आप नाम देते हो कालभोज, ने चित्तौड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह जानकारी राज प्रशस्ति से आपको देखने को मिलती है। तो यह प्रारंभिक नाम की जानकारी मिलती है किसके बारे में? कालभोज या फिर बप्पा रावल के बारे में। इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति इसके। अब इसके अलावा कालभोज के बारे में क्या है तो ध्यान रखिएगा, कालभोज वो शासक है जिसने सबसे पहले नागदा को राजधानी बनाया। यानी कि मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? नागदा। नागदा के बाद आहड़,
आहट से आगे चल करके आप देखोगे तो उदयपुर देखने को मिलेगी। उसके बाद और आगे आप जाकर के देखोगे तो समय के साथ साथ आपको राजधानियां बदलती हुई दिखाई देंगी। चावंड भी एक समय महाराणा प्रताप के समय राजधानी के तौर पर जानी जाती है। तो राजधानी नागदा को राजधानी किसने बनाया? काल भोज ने बनाया। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट, नागदा के अंदर एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किया। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? कैलाशपुरी में। ठीक है, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करा और कहा जाता है कि एकलिंग नाथ जी को कहीं ना कहीं ये मेवाड़ के राजा के रूप में स्वीकार करते थे। कहते थे ये मेवाड़ के क्या है? राजा हैं। और साथ साथ में स्वयं को इनका दीवान बनाते थे। स्वयं को कहते थे हम एकलिंग जी के क्या है? दीवान के रूप में है। यानी कि मुख्य रूप से कौन है? एकलिंग नाथ जी ही शासन करते हैं। हम तो द्वारपाल यानी कि कहीं ना कहीं दीवान के रूप में उनकी भूमिका में नजर आते हैं। तो एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण ध्यान रखिएगा। अब एकलिंग नाथ जी के मंदिर के निर्माण की एक विशेषता आपको ध्यान रखने का, एक तो चतुर्लिंग, यानी कि जो आपको देखने को मिलेगा कि जो शिव का मुख है, कौन सा? शिव का जो मुख है वो मुख चारों दिशाओं में बना हुआ है। एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें शिव का मूर्ति लगी है और वो चारों दिशाओं में मूर्ति लगी है। जैसे आप शेर को नहीं देखते हो जो हमारा चिन्ह है, ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी जो मूर्ति आपको देखने को मिलेगी शिव की, तो वो शिव की जो मूर्ति है वो चतुर्मुख की आपको दिखाई देगी। कैसी? चतुर्मुख वाली, यानी कि चारों दिशाओं में उनके मुख दिखाई देंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, एकलिंग नाथ जी का संबंध किससे? तो एकलिंग नाथ जी नाथ तो कहीं ना कहते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं शैव संप्रदाय, और शैव संप्रदाय की जब बात करेंगे तो शैव के अंदर एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है पाशुपत। ठीक है, या एक नाम हम इसको पढ़ते हैं कि इस नाम आपने सुना होगा लाकुलिश। तो कहते हैं लाकुलिश के द्वारा एक नया संप्रदाय चलाया गया था जिसका नाम था पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, उस पाशुपत संप्रदाय जो था जिसकी प्रधान पीठ आप प्रधान मंदिर के रूप में आप नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ को देखते हो, उसी का एक स्वरूप माना गया। कौन सा? एकलिंग नाथ जी का मंदिर माना गया है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? काल भोज के बारे में। अब इसके अलावा और काल भोज के बारे में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो दो तीन चीजें और आपको याद रखनी काल भोज के बारे में, कि काल भोज के समय एक इतिहासकार है जिनका नाम है सीवी वैद। ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार है सीपी वैद। सीपी वैद इतिहासकार ये कहते हैं कि बप्पा रावल की एक व्यक्ति से तुलना करिए जिसका नाम है चार्ल्स मोर्टल। वो कहते हैं कि मेवाड़ का चार्ल्स मोर्टल है कौन? काल भोज या बप्पा रावल। तो चार्ल्स मोर्टल से तुलना कर रहे हैं किसकी? काल भोज की। अब ये चार्ल्स मोर्टल कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं ये यूरोप का एक महान राजा भी हुआ है और साथ साथ में सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। और कहते हैं 8वीं शताब्दी में इसने यूरोप के अंदर अरबों के आक्रमणों को कहीं ना कहीं रोका था। तो अरबों के आक्रमण को रोकने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स मोर्टल। वैसे ही सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो अरबों के आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमणों को रोकने वाला भी कौन था? कहीं ना कहीं कालभोज था। तो कालभोज और चार्ल्स मोर्टल की तुलना करता है कौन? सीपी वैद। इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि सीपी वैद कहता है कि कालभोज रूपी जो चट्टान थी, कालभोज रूपी चट्टान के सामने, चट्टान के सामने जो अरब आक्रांताओं को जो ज्वार था वो क्या होगा? टकराकर टूट गया। टकराकर टूट गया, यानी कि कहने का मतलब है कालभोज एक ऐसी चट्टान के रूप में था जिससे अरब जो ज्वार या फिर उस तरह का ज्वार भाटा जो आ रहा था वो उससे टकरा करके समाप्त
हो गया। इस रूप में स्थापित करते हैं किसको, काल भोज को। कौन, सीपी वैद्य। इसीलिए इसकी तुलना की जाती है किससे, चार्ल्स मोल्टल से। एक चीज आपको ध्यान रखना। दूसरी एक जानकारी और आपको याद रखनी है कि काल भोज, या इसी को ब्रैकेट में क्या कहते हैं, बप्पा रावल। बप्पा रावल। तो ध्यान रखिएगा 1951 के अंदर अजमेर से मुद्रा मिली है और उस मुद्रा पर श्री गोप्पा लिखा हुआ मिला है। बप्पा, ध्यान रखिएगा, श्री गोप्पा लिखा हुआ मिला है। साथ साथ में शिव की, साथ साथ में सूर्य का चित्र भी अंकित करी हुई एक मुद्रा मिली है, जिससे इसकी जानकारी देखने को आपको मिलती है। तो ये जानकारी आपको ध्यान है। इसके अलावा कहते हैं कि कालभोज के समय कालभोज की कुछ उपाधियां भी थी। एक सबसे महत्वपूर्ण, हिंदुआ सूरज कहा जाता था। अरबों के आक्रमण से हिंदुओं को बचाने वाला या हिंदुओं को सूरज के रूप में उनके सामने रखने वाला व्यक्ति कौन था, कालभोज था। तो कालभोज को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक आपको और मिलता है, चकवे। चकवे नामक टाइटल भी देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भी दिखाई देता है कौन, कालभोज या बप्पा रावल। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, यहीं पर इनकी नागदा के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और ध्यान रखिएगा, जब नागदा में मृत्यु हो गई तो नागदा में इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर ही इनकी समाधि बनी हुई है। और इनकी समाधि को कहीं ना कहीं बप्पा मंदिर या बप्पा रावल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह बेसिक सी जानकारी है किसके बारे में, बप्पा रावल या कालभोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनके नाम को लेकर भी कुछ विवाद है, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वो क्या है कि अभी अपने ने एक नाम पढ़ा था इनके नाम को लेकर के, किसको, कालभोज के नाम को लेकर जो मतभेद है इतिहासकारों में, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक नाम अपने ने पढ़ा था अभी, GH ओझा। GH ओझा ये कहते हैं कि इनका मूल नाम क्या था, कालभोज था। कालभोज के रूप में इसको जानते हैं कि मूल नाम कालभोज था। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कहते हैं जिसको आप कालभोज के रूप में स्वीकार कर रहे हो वो कालभोज नहीं था, वो मेवाड़ का शासक शीलादित्य था। इसको ध्यान रखिएगा, ये दशरथ शर्मा के द्वारा ये आर्गुमेंट्स दिया जाता है। इसके अलावा एक इतिहासकार और आप पढ़ते हो, DR भंडारकर। DR भंडारकर ये कहते हैं कि जिसको आप कालभोज या बप्पा रावल के रूप में मानते हो वो कालभोज या बप्पा रावल ना होकर के वो मेवाड़ का शासक खुमान था। तो मेवाड़ के शासक खुमान को बता रहे हैं, वो कालभोज नहीं था, वो खुमान था। दशरथ शर्मा कह रहा है शीलादित्य था। GH ओझा क्या कह रहे हैं, कालभोज के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं और कहते हैं कि बप्पा रावल तो उनका टाइटल था। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, श्यामल दास। श्यामल दास जो अपनी पुस्तक है जो कि लिखते हैं वीर विनोद, उसमें कहते हैं कि जिसको आप कालभोज या बप्पा रावल के रूप में जानते हो, ध्यान रखिएगा, वो और कोई नहीं, वो जो व्यक्ति था उसका नाम मूल रूप से महेंद्र था। और महेंद्र कौन हुआ, मैंने आपको कहा है महेंद्र कहीं ना कहीं कालभोज के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इन लोगों ने अलग अलग रूप से कालभोज के नाम की व्याख्या करी है और अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग मत रखते हैं कि कालभोज था या बप्पा रावल था, या कहते हैं कि वो वास्तव में महेंद्र था। दशरथ शर्मा कहते हैं नहीं, वो वास्तु के रूप में शीलादित्य था। और DR भंडारकर खुमान के रूप में जानते हैं। बस एक लास्ट लाइन और ध्यान रखिएगा, ये जो कालभोज था इसने अरबों के आक्रमण को रोका, साथ साथ में नागदा को राजधानी बनाया और साथ साथ में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। इसलिए इनको कहीं ना कहीं गुहिल वंश का
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, ध्यान रखिएगा। जबकि गुहिल वंश के संस्थापक के रूप में हम किसको पढ़ रहे हैं? गुहिल को पढ़ रहे हैं। जबकि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? ध्यान रखिएगा, कालभोज। अब कालभोज के बाद दो छोटे शासक और आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है, एक का नाम है खुमान सेकंड और एक का नाम है खुमान थर्ड। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक इतिहास में आता है जिसका नाम है भरतभट्ट, और भरतभट्ट का जो पुत्र होता है जिसका नाम इतिहास में आप पढ़ोगे अल्लट या आलू रावल के रूप में जिसको जाना जाता है, वो आगे की कड़ी है। लेकिन शुरुआत मैंने आपको कही है कालभोज के रूप में। इससे ज्यादा आपको कालभोज के रूप में ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कालभोज की जो टाइमिंग मिलती है, ध्यान रखिएगा, वो 734 से मिलती है। और ये 734 से क्यों मिलती है? क्योंकि मैंने आपको कहा था राज प्रशस्ति के अंदर ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं मान मौर्य कौन था? मौर्य वंश। वो मौर्य वंश एंशिएंट हिस्ट्री, उस मौर्य वंश का शासक हुआ करता था मान मौर्य, उसको पराजित करके चित्तौड़ पर नियंत्रण स्थापित किया था किसने? कालभोज ने। तो ये 734 की टाइमिंग आपको याद रखनी है। तो ये आज की क्लास थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको उतनी याद रख ले, आपका थोड़ा सा आपके लिए नॉलेज के लिए अच्छा होगा। जो हम शुरुआत से पढ़ रहे थे दोबारा से एक बार समझ लीजिएगा। कालभोज या बप्पा रावल, कालभोज या बप्पा रावल, इसको लेकर के अलग अलग मत हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, आबू के शासक जो थे समर सिंह, उनकी प्रशस्ति मिलती है जिसमें महेंद्र के पुत्र के रूप में दिखाया गया है किसको? कालभोज को, जिसको कहा गया नीतिमान कालभोज। तो एक तो पिता के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरा कि कालभोज कौन था? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहते हैं जो विप्र शब्द का प्रयोग हुआ वो कालभोज के लिए हुआ है। रणकपुर प्रशस्ति में कहते हैं कालभोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूल नाम कालभोज है और उपाधि कौन सी है? बप्पा रावल। श्यामल दास भी यही बात करते हैं कि खिताब के रूप में है बप्पा, जबकि कालभोज एक पराक्रमी शासक के रूप में दिखाई देता है। और एक राज प्रशस्ति में आपको जानकारी देखने को मिलती है। नागदा को राजधानी बनाया, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया कैलाशपुरी के अंदर, ठीक है, और खुद को इसका दीवान बनाते हैं। मेवाड़ के राजा के तौर पर किसको रखते हैं? एकलिंग नाथ जी को रखते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी। इसके अलावा सीपी वैद इतिहासकार हैं जो चार्ल्स मोल्टन से इसकी तुलना करते हैं। चार्ल्स मोल्टन कौन हुआ? जिसने यूरोप के अंदर अरबों के आक्रमण को रोका, और वही कार्य भारत के अंदर मेवाड़ के अंदर कौन कर रहा है? मेवाड़ का शासक कालभोज कर रहा है, इसलिए उसकी तुलना उससे की जाती है। कालभोज बप्पा रावल 1951 मुद्रा मिली है उपाधि के रूप में हिंदुआ सूरज चकवे चक्रवर्ती। नागदा में मृत्यु हो गई, इनकी समाधि को बप्पा रावल या बप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखिए कालभोज के नाम को लेकर के कुछ मतभेद हैं। उसमें मतभेद के अंदर आपको याद रखना है कि कुछ लोगों के जो आपको पता होना चाहिए। श्यामल दास क्या कह रहे हैं, GH ओझा क्या कह रहा है, दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं, और डॉक्टर DR भंडारकर क्या कह रहे हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से व्याख्या करी है, उसको भी थोड़ा रखिएगा। श्यामल दास महेंद्र के रूप में बता रहे हैं, GH ओझा कालभोज के रूप में बता रहे हैं, दशरथ शर्मा शिलादित्य के रूप में बता रहे हैं, और DR भंडारकर खुमान नामक शासक के रूप में इनको बता रहे हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी थी इतिहास की। अब नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कंटेंट आपके काम का है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लगातार आपको कंटिन्यूटी में पूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा। आज के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।